हेलो लर्नर्स। आज हम बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। हाँ, एरिक एरिक्सन ने ही साइको सोशल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। एरिक्सन महोदय ने अपने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई थी। कितनी स्टेजेस बताई थी? 8, जिनके बारे में हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत आत्मसमझ की प्रकृति, सामाजिक संबंधों और मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो व्यक्ति और उसकी सामाजिक दुनिया के बीच संबंधों का समर्थन करते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मनोसामाजिक, देखिए ये वर्ड से पता चल रहा है, मनो मतलब मन, सामाजिक मतलब समाज। यानी कि व्यक्ति जो होता है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से अपने समाज के साथ कैसे संबंध बनाता है। व्यक्ति जो है वो अपने समझ, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ समाज के साथ कैसे संबंध बनाता है, कैसे रिलेशंस बनाता है, इसी के ऊपर मनोसामाजिक सिद्धांत बेस्ड है। ये सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत यानी कि साइको सोशल थ्योरी कौन से मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। सो दैट इज एरिक एरिक्सन जी। इनका उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। अब देख लिए, अब एरिक एरिक्सन जी की कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग ना बचपन से लेकर जब तक व्यक्ति बुजुर्ग होता है तब तक 8 जीवन के कालों से गुजरना पड़ता है। सो उसके बारे में एक एक करके विचार करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं। एरिक्सन को आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए जाना जाता है। पहचान का संकट, क्वेश्चन भी यहाँ से भी पुट अप हो सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस से कौन से मनोवैज्ञानिक को पहचाना जाता है। सो दैट इज एरिक्सन। एरिक्सन ने 1963 में किताब लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और यू नो व्हाट गाइस, इसी बुक के अंदर से इन्होंने 8 स्टेप्स लिए थे। इस थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस थ्योरी को कहा क्या और कहा जाता है? लाइफ स्पैन थ्योरी। यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेस्ट किया है, आप लोग एक बार इस पे नजर मार लीजिएगा। अब एक एक करके सारे स्टेजेस को पढ़ लेते हैं। जो पहला स्टेज दिया एरिक्सन महोदय ने वो था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि सामान्यतः 0 से लेकर 2 साल के बच्चों में पाया जाता है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों को माँ बाप से प्यार मिलेगा, लव मिलेगा, उन बच्चों में क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। सो ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। ठीक है। जिन बच्चों को माँ बाप से प्यार मिलेगा, वो क्या होगा? वो ट्रस्ट की अवस्था में जाएंगे। उनको लोगों पे, चीजों पे, हर दुनिया में हर चीज पर ट्रस्ट होगा। अच्छे रिलेशंस वो स्थापित कर पाएंगे। बट इसके ऑपोजिट में जिन बच्चों को माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा, वो क्या होगा? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल 0 होगा, सेल्फ स्टीम बिल्कुल 0 होगा और उनमें मिसट्रस्ट की स्थिति पाई जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इनमें अविश्वास पैदा हो जाएगा। दूसरी स्टेज आ गई यहाँ पे स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी कि लज्जा या शाख भी से कह देते हैं। बेसिकली ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट में क्या होता है, ये पहली बात तो 2 से 3 साल तक बच्चे में रहती है। स्वायत्ता का मतलब ही क्या होता है? फ्रीडम। ये पिक्चर में देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? अपने शूलेसेस बांध रहा है। सो इसी के थ्रू कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिस बच्चे को अपना काम करने के लिए आजाद कर दिया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी, उस बच्चे में क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इधर लिखा है, वो पढ़ भी लेते हैं। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से अर्थात जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, अब वे दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो यह स्वायत्ता कहलाती है ना। जो बच्चा खुद से सारे काम करेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, तो वो कौन सी स्टेज में आ गया? स्वायत्ता में। ठीक है, ऑटोनॉमी में। बट इसके ऑपोजिट क्या होगा? दूसरी तरफ जिस बच्चों के पेरेंट्स बहुत सख्त होंगे, उसे किसी भी काम को कहीं नहीं, खुद से नहीं करने देंगे। बच्चे में पेरेंट्स कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ना। बच्चे, पेरेंट्स बोलते तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे में खुद पर शेम, यानी कि खुद पर उस बच्चे को डाउट होगा कि वो इस दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकता। इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस वर्सेस शेम। जिस बच्चे को काम के लिए डिपेंडेंट किया जाता है, खुद पर आत्मनिर्भर कर दिया जाता है, बच्चा करता है तो उसको समझाया जाता है, उसको प्रेज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, इन्फोर्समेंट दी जाती है, वो कहलाता है ऑटोनॉमी के अंदर आने वाले बच्चा। इसको ऑपोजिट में जिन बच्चों को खुद का काम नहीं करने दिया जाता, डांटा जाता है, वो आ जाते हैं शेम या फिर डाउट की स्टेज में। तीसरी स्टेज बताई है एरिक्सन ने,
पहल बनाम दोष, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इजी अवस्था है ये। देखिए, 3 से 6 साल तक के बच्चों में होती है थर्ड अवस्था। इसमें क्या होता है, देखिए, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो इसमें जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जब बच्चे का दिमाग थोड़ा बढ़ने लग जाता है तो बच्चे को हर काम के लिए क्यूरियोसिटी होती है ना। वह बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, एक्साइटेड रहता है हर काम को करने के लिए। वो हर काम को करने के लिए पहल करता है। जिस बहुत क्यूरियोसिटी रखेगा, एक्साइटेड रहेगा, वो आ जाएगा पहल बनाम में, ठीक है, इनिशिएटिव में। और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, जब दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है बच्चे की एक्साइटमेंट को दबा देते हैं, बच्चे को बहला फुसला कर या फिर डांट कर, है ना। तो ऐसे जब बच्चे को डांट दिया जाएगा, उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको बाहर नहीं आने देंगे पेरेंट्स, अगर चाहे बच्चा खुद भी किसी रीजन से ना कर रहा हो, तो उस बच्चे में क्या होगा, गिल्ट की भावना आएगी। उसको लगेगा कि जो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा ही क्या। इस पिक्चर में देखिए, पेरेंट है, बच्चों को डांट रहा है, तो इसमें बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है ना। ऐसा बच्चा कहाँ जाएगा, इनिशिएटिव में थोड़ा ना जाएगा, ऑब्वियसली गिल्ट अवस्था में चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को बात बात पर डांटना नहीं चाहिए। चौथी स्टेज आती है परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, जो कि 6 से 12 वर्ष तक रहती है। ये उत्तर बाल अवस्था की स्टेज भी होती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। बच्चा जो होता है वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप की, मदर फादर की सारा काम करने की कोशिश करे। मतलब बच्चा जो होता है इसमें हेल्प करना चाहता है, अपनी इनिशिएटिव देना चाहता है। इसे परिश्रम कहते हैं, ठीक है जी। जो बच्चा अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता है और इसके पेरेंट्स उसकी हेल्प लेते भी है। कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा है, वो हेल्प करना चाहता है, तो मम्मी कहती है कि बेटा जो डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स पड़ी है वो ले आओ, तो बच्चा ले आता है प्लेट्स, मम्मी को देता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या हो गया, बच्चे में कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जिससे उसको लगता है कि हाँ, वो जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो होता है बचपन में, इसको जो सिखा दिया जाता है, जो फील होता है, उसका असर उसके सबकॉन्शियस माइंड पे हमेशा जीवन काल के लिए रहता ही रहता है। अब देखिए, दूसरी तरफ क्या होगा, अगर बच्चों को कोई काम दिया जाए और बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, या फिर माँ बाप उसे डांट दे, कुछ भी कह दे, है ना, बच्चे, या फिर बच्चे को लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चे में हीनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हीनता आ जाएगी। देखिए, उसी तरफ दूसरे पेरेंट्स हैं, बच्चे ने क्या किया कि बच्चा पानी वाला ग्लास ले आया माँ बाप के पास, और आते हुए वो ग्लास गलती से गिर गया। कई बार क्या होता है, माँ बाप सब बोलते हैं कि नहीं बेटा तुमने क्या किया, मैं ले आती है ना। बच्चे को प्यार से समझाया जाए, लेकिन बच्चे को इसमें क्या होगा, बच्चे को इसमें हीनता आ गई, अपने लिए नेगेटिविटी आ गई कि यार मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता। बच्चे को लगता है कि वो अभी किसी भी चीज को करने में असमर्थ है। और पेरेंट्स, अगर इस स्थिति में अगर पेरेंट्स ने उनको गलती से भी डांट दिया, तो बच्चा तो और नीचे चला जाता है। तो ये होती है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बच्चे को अपने ऊपर इन्फीरियोरिटी हावी होने लगती है, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, है ना। पांचवी स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। इसी अवस्था में कहा जाता है कि ये कुछ कर दिखाने की या फिर कुछ कर डुबोने की होती है ना, क्योंकि इसको किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा भटकने वाली और सबसे ज्यादा जीवन को बनाने वाली अवस्था मानी जाती है। इस आयु का जो बच्चा है, अगर उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, तो वो क्या करेगा, हर काम को अच्छे से करेगा। इस आयु में बच्चे को अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। बच्चा बहुत पॉजिटिव चीजें करता है। अब जीवन में देखो, वो बच्चा कितना अच्छा वेल डेवलप्ड लग रहा है, कि इसको देख के ही लग रहा है कि काफी इसको काफी आइडेंटिटी का अपने लाइफ में है, कि इसको आइडेंटिटी बनानी है अपनी। लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में, अच्छे कामों में नहीं होगा, तो भटक जाएंगे, वो दूसरे रास्ते पर, गलत रास्तों पे चले जाएंगे, और उनको कंफ्यूजन रहेगा कि उनको जीवन में करना है क्या है। तो इस बच्चे को, मुझे लगता है, इसका एम जो है, इसको क्लियर होगा कि इसको बड़े होके जो भी बनना है, व्हाटएवर इसको जो भी बनना चाहता है। लेकिन जो बच्चा दूसरा होगा, उसको भ्रांति होगी, उसको कंफ्यूजन होगी कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि उसका अभी तक ना ढंग से मार्गदर्शन किसी भी कारण से नहीं हो पाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ गई है आत्मीयता बनाम अलगाव, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 साल तक, 18 से 35 साल तक आने वाले पूरी दुनिया ब्रह्मांड के लोग इसी अवस्था में आते हैं। ये देखिए,
आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। देखिए, जिसको भी आत्मीयता इंटीमेसी बनानी होगी ना, तो वो दूसरों के साथ मिलजुल के रहेगा। कैसे रहेगा? मिलजुल के रहेगा। इस पिक्चर में देखिए लोग कितने अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तभी तो साथ में पिक्चर है इनकी। आत्मीयता वाला इंटीमेसी वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरों के साथ अच्छे से संबंध बना के रहता है, घनिष्ठ संबंध, गहरे संबंध बनाता है और लोगों के साथ अच्छे से खुद को ढाल लेता है उनकी आवश्यकता के अनुसार से। लेकिन दूसरी तरफ जिनको आइसोलेशन यानी अकेलापन पसंद होगा, उनके साथ होगा कि जब दूसरों के साथ वो लोग क्या करेंगे, घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाएंगे और वो खुद को सबसे अलग महसूस करेंगे। देखिए, कोई बच्चे होते हैं रिजर्व नेचर के, है ना, वो क्लास में अलग अलग रहते हैं, तो वो बच्चे इसी अवस्था में आ जाएंगे। वैसे तो बच्चों की बात नहीं है यहाँ पे, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे 18 से 35 वर्ष के लोगों की बात है, लेकिन मैं आपको आपका सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एग्जांपल दे। बड़े होके वो जो बच्चे हैं ना, वो इसी अवस्था में आएंगे। 7वीं स्टेज में एरिक्सन पौधे कह रहे हैं, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नाम से ही पता चल रहा है, देखो तो ये जो स्टेज है ना, ये 35 से लेके 65 साल तक हो रही है। देखिए, जिनमें जनरेटिविटी होगी ना, वो क्या करेंगे, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरों का भला करने के बारे में सोचेंगे, दूसरों को परोपकार कैसे करेंगे कि इसके बारे में सोचेंगे। आपने देखा होगा कई लोग एनजीओ खोलते हैं। एनजीओ का मकसद ही क्या होता है कि उन लोगों में जनरेटिविटी, जन्नात्मकता इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरों के भले के बारे में, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचते हैं। ये पॉजिटिव ही होते हैं 99%। दूसरे पर्सन होंगे जिन लोगों में स्टैग्नेशन होगी, ठीक है, यानी कि स्थिरता होगी। नाम से पता चल रहा है कि वो स्थिर होंगे, है ना, अपने थॉट्स को लेकर। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता कि उनको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, परोपकार दिखाना चाहिए, लोगों से प्यार से रहना चाहिए, सबको समाज के भले के लिए भी काम करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं, तो उन लोगों में क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली स्थिरता आ जाएगी। आखिरी स्टेज आ गई है संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये जो 65 साल या फिर इससे जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं, पूरे ब्रह्मांड के लोग, चाहे 65 हो या उससे ऊपर की हो, वो इसी 8वीं अवस्था में आएंगे। अब इस अवस्था में क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली इस अवस्था में क्या होगा, व्यक्ति की अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होंगी, है ना, जो भी वो दुनिया से सांसारिक तौर पे चाहता होगा उसको सब मिल गया होगा 99%। ठीक है, अब क्या होगा, उसकी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी कर चुका होगा। अब इस अवस्था में जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करते हैं। कई बार क्या होता है, टीवी फिल्मों में देखते हैं, कई बुजुर्ग लोग बैठकर अपने पुराने दिनों की याद कर रहे होते हैं, मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलता हुई, है ना। कई बार क्या होता है, लोग अपने पुराने दिनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को याद करके हंस रहे होते हैं। यदि उनकी सफलताएं ज्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसमें निराशा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिन्होंने भी अपने जीवन काल में 65 साल से पहले जितनी भी काम करे हो, ठीक है बच्चों, जितने भी काम करे हो, अगर उनको उसमें सफलता मिली ना, तो उनमें एंड ऑफ द उनकी लाइफ के एंड के टाइम तक, बुढ़ापे के एंड तक ना, उनमें इंटीग्रिटी होगी, ठीक है, संपूर्णता होगी उनमें। लेकिन उसके ऑपोजिट जो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस से या फिर बच्चों के सुख ना मिलने से या किसी भी रीजन से जिनमें ये प्रॉब्लम आ गई, जिनको किसी भी रीजन से खुशी सफलता जीवन में नहीं मिल पाई, तो बेटा जी उनमें निराशा की स्थिति आ जाएगी। कई लोग होते हैं बुजुर्ग, होता तो बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी नाराज रहते हैं वो, फिर भी निराशा में रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में खुशी ज्यादा नहीं मिली हो सकती। उसके ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में भी हंसते खिलखिलाते रहते हैं। आई होप आपको ये 8 की 8 अवस्था समझ आ गई होंगी। जाने से पहले आई थिंक हमें एक बार समर अप कर लेना चाहिए। एक बार ना मैं आपको क्विकली एक सेकंड में बता देती हूँ सारा कि हमने 8 सीरीज में क्या पढ़ा था। एरिक्सन ने 8 सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस 0 से लेके 2 साल तक होता है। इसमें जिन बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है उसमें विश्वास यानी ट्रस्ट आ जाता है, जिनको माता पिता से प्यार नहीं मिलता उनमें अविश्वास और मिसट्रस्ट आ जाता है। दूसरी अवस्था में हमने बात की थी स्वायत्ता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में।
ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी में बच्चा जो होता है वो खुद का काम खुद करना चाहता है। जो बच्चा खुद का काम खुद करेंगे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोनॉमी आएगी। बट जबकि दूसरी तरफ बच्चा खुद काम अपना करना चाहे और उसके माँ-बाप डाँट दें तो बच्चे को शेम और डाउट की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसको लगेगा कि वो कोई काम करने के लिए समर्थ नहीं है। तीसरी स्टेज आ गई है पैर बनाम दोष। इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है उसको क्या होता है कि चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हर चीज़ के लिए वो एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों के माँ-बाप उन्हें दबा देते हैं, तो उनमें ये चीज़ नहीं उत्पन्न हो पाती, वो अपनी फीलिंग्स को मार लेते हैं। परिश्रम बनाम हीनता में होता है कि बच्चा जो होता है अपने माँ-बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। जब पेरेंट्स की हेल्प बच्चा कराता है, तो माँ-बाप उसे अगर एनफोर्समेंट देते हैं, तो बच्चे में परिश्रम यानी इंडस्ट्री की अवस्था पाई जाती है। लेकिन उसके ऑपोजिट बच्चे को माँ-बाप का काम करने पर अगर डाँट दिया जाए, पेरेंट्स द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो बच्चे में हीनता की भाव आ जाता है। 5वीं स्टेज में पहचान बनाम भ्रांति होती है यानी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन होती है। ये किशोरावस्था एडोलेसेंस की अवर होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है या तो करियर ओरिएंटेड होगा या फिर वो गलत काम में चला जाएगा। 6वीं स्टेज आत्मीयता बनाम अलगाव में हमने पढ़ा था कि जो लोग दूसरों के साथ अच्छे से रहते हैं, अच्छे से इंटरैक्शन करके मिलजुल कर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, उनमें इंटीमेसी आती है। बट इसके ऑपोजिट जो लोग लोगों के साथ इंटरैक्शन नहीं कर पाते, XYZ किसी भी कारण से चाहे हो, उनमें आइसोलेशन यानी कि अलगाव, अकेले-अकेले, अलग-अलग, उखड़े-उखड़े रहने की स्थिति आ जाती है। 7वीं स्टेज में हमने बात की थी जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें होता है कि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? उनके भला कैसे करना है, उनको वैसे क्या करना है, कि मतलब कहने का भाव है कि जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनमें जन्नात्मकता आती है। और जो लोग इसको ऑपोज़िट होते हैं, जो सिर्फ़ अपने-अपने में रहते हैं, है ना? ज़्यादा नहीं सोच पाते, स्टैग्नेशन में रहते हैं, तो उनमें स्थिरता आ जाती है। 8वीं स्टेज जीवन की आखिरी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है संपूर्णता बनाम निराशा यानी कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर होता है। 65 साल से ऊपर के आने वाले सारे लोग, सारे बुजुर्ग, माता-बहनें, अंकल, आंटी जो भी है, इसी अवस्था के अंदर आती है। इस अवस्था में ज़्यादातर जिन लोगों की बचपन में इच्छाएँ पूरी हो जाती है, यानी कि अपनी जवानी में जिन्होंने अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की होती हैं, उनको खुशी मिली होती है, तो वो लोग क्या होता है वो इंटीग्रिटी की स्टेज में आते हैं। लेकिन ऑपोज़िट जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर बच्चों का सुख ना मिलना और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उनकी वजह से अगर उन लोगों में खुशी नहीं है ना? वो अपने जीवन के मनोरथों को हासिल नहीं कर पाए, तो उनमें क्या होता है, उनमें निराशा आ जाती है, वो अपने जीवन से निराश रहते हैं। यही था एरिक्सन का मनोसामाजिक साइकोसोशल थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई हौवा नहीं है, ये तो बहुत हलवा थ्योरी थी। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय।